हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। तो आप सभी लोग कैसे हैं? सभी लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी ठीक ठाक तरीके से बिल्कुल कर रहे होंगे ना। तो जैसा कि आप सब लोग देख भी रहे थे, हम लोग की सीरीज क्या चली, 1500 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो इनको आप बहुत ही इंजॉय के साथ पढ़ रहे होगे और चीज़ों को इतना अच्छी तरीके से आप पढ़ो बेटा कि क्वेश्चंस जब आप एग्जाम में बैठ रहे हो तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बेहतरीन तरीके से निकल रहे हो। क्या हो? सारे के सारे क्वेश्चंस बेहतरीन तरीके से निकल रहे हो। ठीक है ना? मतलब जितने भी फैक्ट्स बन रहे हैं आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से आप उनको पढ़ रहे होगे। ठीक है ना? तो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन जो कल का देखा था वो क्या था हमारा, भारी जल का क्वथनांक क्या होता है। तो अगर हम बात करें अपना भारी जल बेटा, जिसे तुम कहते क्या हो, तो कहते हो सर D2 इसको कहा जाता है, यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड। और क्वथनांक की बात करें तो 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अगर इसके हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अगर हम बात साधारण जल H2O की करें तो इसका जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है ना? तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा कि बताओ निम्नलिखित विधियों में से कौन जल की कठोरता नहीं हटाती है। ऑप्शन है आपके पास निम्नलिखित विधियों में से कौन जल की कठोरता नहीं हटाती। ऑप्शन है फिल्ट्रेशन, क्लार्क विधि, वॉशिंग सोडा मिलाना या कैलगॉन प्रक्रिया। तो बेटा ध्यान रखना जो क्लार्क विधि है वो आपकी जल की कठोरता को हटाती है। वॉशिंग सोडा ये भी हटाती, कैलगॉन प्रक्रिया ये भी हटाती। लेकिन जो आपका हो जाता है फिल्ट्रेशन, क्या जो आपका हो जाता है फिल्ट्रेशन, जो आपका क्या हो जाता है, जो आपका हो जाता है फिल्ट्रेशन, ये क्या करती है? तो ये आपकी जल की कठोरता को नहीं हटाती। ये आपकी जल की कठोरता को नहीं हटाती है। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें, साथ ही साथ अगर हम बात करें वॉशिंग सोडा की अगर हम बात कर लें तो वॉशिंग सोडा आपका क्या होता है, वॉशिंग सोडा की अगर हम बात कर लें, वॉशिंग सोडा की अगर हम बात करें, इसे कहते हैं धावन सोडा। इसे क्या कहते हैं? तो कहोगे सर इसे आप कहते हो धावन सोडा, इसे आप कहते हो धावन सोडा। ठीक है ना? Na2CO3 .10H2O। ठीक है ना? क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला वॉशिंग सोडा की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, Na2CO3 10H2O। अगर हम देखें तो इसका नाम हो जाता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बेटा। ठीक है ना? अगर हम देखें तो इसका नाम क्या हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका नाम हो जाता है, वॉशिंग सोडा या धामन सोडा। साथ ही साथ अगर हम देखें, साथ ही साथ अगर हम देखें कि वॉशिंग सोडा तो हो गया, लेकिन केवल सोडियम कार्बोनेट की अगर बात की जाए, सोडियम कार्बोनेट की बात की जाए केवल, तो परेशान ना होना। सोडियम कार्बोनेट जो बेटा आपका होता है, जो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है वो हो जाता है Na2CO3। Na2CO3 ये आपका हो जाता है केवल सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना? अगर साथ ही साथ सोडियम बाई कार्बोनेट की बात कर लें, सोडियम बाई कार्बोनेट की बात कर लें, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट की अगर हम बात कर लें तो इसका फॉर्मूला हो जाता है NaHCO3। क्या हो जाता है? NaHCO3 हो जाता है। और इसे हम लोग बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसे हम बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी कहते हैं इसी को, या खाने वाला सोडा भी कहते ना। अब ये तो बात रहेगी इतनी एक्स्ट्रा आपकी, ये आपको याद करनी। लेकिन अगर हम कहें सर फिल्ट्रेशन आपकी जल की कठोरता को नहीं हटाता, तो करता क्या है फिल्ट्रेशन? भाई क्लार्क विधि, वॉशिंग सोडा और कैलगॉन प्रक्रिया ये सब तो हटाती है, लेकिन फिल्ट्रेशन तो कहोगे सर ये जो निलंबित कण होते हैं उनको हटाने का काम करता है। जो हमारा फिल्ट्रेशन होता है ये क्या करता है, निलंबित कणों को हटाने का काम करता है। ठीक ना? क्या करता है? तो निलंबित कणों को हटाता है। अगर बात हम करें, अगर हम बात करें जो हमारा फिल्ट्रेशन होता है, जो हमारा फिल्ट्रेशन होता है, तो ये फिल्ट्रेशन क्या करता है? तो कहोगे सर जो फिल्ट्रेशन होता है हमारा, जो हमारा फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है जो बेटा, ये क्या होता है? तो कहोगे सर ये निलंबित कणों को हटाता है। क्या करता है? तो कहोगे सर ये निलंबित कणों को हटाता है, निलंबित कणों को हटाता है। ठीक है ना? ये क्या करता है? तो कहोगे सर निलंबित कणों को हटाने का काम करता है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ये आपको बात ध्यान रखनी ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? फिल्ट्रेशन, जो जल की कठोरता को नहीं हटाता है, जल की कठोरता को नहीं हटाता है, जो निलंबित कणों को हटाने का काम करता है। ठीक है ना? बाकी क्लार्क विधि हो, चाहे वॉशिंग सोडा हो, चाहे कैलगॉन प्रक्रिया हो, सभी इसकी हटाते हैं कठोरता को। वॉशिंग सोडा भी हटाता है, दोनों कठोरता हटाता है। ठीक है ना? कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक
परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या कह रहा भाई? कह रहा कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, कौन सा कंपाउंड है आपका जो परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। किसकी बात कर रहा है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। तो बता दो बेटा, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनमें कौन, तो कहोगे सर इसमें आपका हैवी वाटर यूज होता है। क्या इसमें आपका हैवी वाटर, जिसे आप क्या कहते हो? ड्यूटीरियम ऑक्साइड। क्या कहते हो? तो कहोगे सर ड्यूटीरियम ऑक्साइड। क्या तो कहोगे? ड्यूटीरियम ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो D2O हो जाता है। क्या हो जाता है? D2O इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें साधारण जल की तो ये बेटा होता है H2O। H2O क्या होता है? H2O होता है। अगर हम बात करें D2O की तो जो D2 होता है इसका क्वथनांक क्या होता है? अगर पूछा जाए बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है? क्वथनांक यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होता है? जो D2 होता है इसका क्वथनांक क्या होता है? जो इसका क्वथनांक होता है वो क्या होता है? कहोगे सर 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो D2O है उसका क्वथनांक क्या होता है? 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो D2O का हिमांक, हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट जिसे कहते हो, ये कितना होता है? तो कहोगे सर 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। और अगर हम बात करें साधारण जल की, इसका क्वथनांक देख लें तो साधारण जल का जो क्वथनांक होता है, साधारण जल का जो क्वथनांक होता है, साधारण जल का जो क्वथनांक होता है बेटा वो कितना हो जाता है? तो कहोगे सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। कितना हो जाता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है हमारा साधारण जल का क्वथनांक, ठीक है ना। साधारण जल का क्वथनांक कितना हो जाता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो हमारा भारी जल होता है यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड D2O, और ड्यूटीरियम का क्वथनांक 101.4 डिग्री, और D2O का हिमांक कितना होता है? 3.82 डिग्री। अगर हम कहें कि D2O का आणविक द्रव्यमान कितना होता है बेटा, इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है? कहोगे सर जो हमारा D2 होता है इसका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो आपका हो जाता है बेटा 20। इसका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो हमारा हो जाता है 20। लेकिन अगर साथ ही साथ के इस हाइड्रोजन मतलब पानी का कितना होता है? तो कहोगे सर इसका हो जाता है 18। इसका हो जाता है 18। तो बात आपको ध्यान रखनी है ना। तो भारी जल जो होता है हमारा, ये इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो निम्नलिखित में से यौगिक परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है वो है हमारा क्या? हैवी वाटर। वो हमारा क्या? हैवी वाटर यानी भारी जल। वो हमारा हो जाता है भारी जल ना। चलो ये पॉइंट्स आपके जितने भी बन सकते हैं इनको आपको याद रखना है कि साधारण जल में भी मॉडरेटर है लेकिन न्यूट्रॉन अवशोषित करने से रेडियो एक्टिव बन जाता है, ठीक है ना। क्या होता है? रेडियो एक्टिव बन जाता है। क्या तरल वायु से ऑक्सीजन तैयार किया जाता है। किस विधि द्वारा? किस विधि द्वारा? जो तरल वायु है से ऑक्सीजन तैयार किया जाता है। डेवी की विधि, क्लॉड की प्रक्रिया, डाउन की प्रक्रिया है, इनमें से कोई नहीं। 3 ऑप्शन दिए गए, 4 3 दिए गए हैं, 3 गलत है, 1 सही है, चौथा। तो क्या कहोगे आपकी जो क्लॉड की प्रक्रिया है उससे तरल वायु से ऑक्सीजन तैयार किया था। किससे? तो कहोगे सर ऑप्शन तो आपका राइट हो जाएगा, क्लॉड की प्रक्रिया। चलो देखो क्या फैक्ट्स बन सकते हैं। अगर हम बात करें किससे? वायु की बात की जा रही है। अगर हम बात करें बेटा अपने वायुमंडल में गैसों का मिश्रण देखें। क्या वायु भाई मिक्सचर ही तो है, गैसों का मिक्सचर ही तो है। तो अगर हम बात करें वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी है? तो कहोगे सबसे अधिक सर नाइट्रोजन है। सबसे अधिक कौन सी है? तो कहोगे सर सबसे अधिक नाइट्रोजन है। कितनी है? तो 78% है ना। और अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो आ जाती है हमारी ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो हमारी आ जाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करें तो 21%। अगर फिर हम बात करें ऑर्गन की भी बात कर लेते हैं, ऑर्गन जो आता है 0.9% हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ETC मतलब और भी सब होता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ठीक है ना। तो जो वायुमंडल है इसमें नाइट्रोजन आपका क्या होता है 78%, ऑक्सीजन क्या होता है 21%, ऑर्गन क्या होता है 0.9% होता है। फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ग्लूकोज, सब कुछ इसमें होता है, ठीक है ना। तो आपसे कह क्या रहा है कि तरल वायु से ऑक्सीजन तैयार किया जाता है किसके द्वारा? तो कहोगे सर क्लॉड की प्रक्रिया। अगर हम बात करें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की खोजकर्ता आपको बताने हैं। नाइट्रोजन जो है हमारा जिसका सिंबल आपका क्या हो जाता है बेटा? N यानी प्रतीक। एटॉमिक नंबर 7 हो जाता है। और इसकी खोज करने वाले व्यक्ति हो जाते हैं डैनियल रदरफोर्ड। इसकी खोज करने वाले व्यक्ति हो जाते हैं कौन? डैनियल रदरफोर्ड, ठीक है ना। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, अगर हम बात करें किसकी? ऑक्सीजन की। अगर हम बात करें ऑक्सीजन
यानी ऑक्सीजन इसका सिंबल O हो जाता है, इसका एटॉमिक नंबर 8 हो जाता है। और जो ऑक्सीजन इसकी खोज किसने की, तो कहोगे सर जी प्रिस्टले ने की। किसने की, तो इसकी खोज आपकी की जी प्रिस्टले ने। किसने की, तो इसकी खोज की आपकी जी प्रिस्टले ने। और अगर साथ ही साथ हाइड्रोजन की बात कर लें तो हाइड्रोजन जो है आपका, हाइड्रोजन यानी H, इसका एक एटॉमिक नंबर होता है। अगर हम बात करें इसकी खोज तो हेनरी कैवेंडिश ने की। किसने की, तो कहोगे हेनरी कैवेंडिश ने की। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सर नाइट्रोजन जिसका सिंबल N होता है, N होता है एटॉमिक नंबर 7, और डैनियल रदरफोर्ड ने इसकी खोज कर दी। ऑक्सीजन O8, जी प्रिस्टले ने इसकी खोज कर दी। हाइड्रोजन 1 और हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज कर दी। और यहाँ पर जो वायुमंडल में होता है आपका, नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, ऑर्गन आपका 0.9%। इसके बाद भी आपका सब कुछ रहता है। लेकिन जो कह रहा तरल वायु से ऑक्सीजन तैयार किया था किस विधि के द्वारा, तो कहोगे सर क्लॉड की प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा, क्लॉड की प्रक्रिया के द्वारा। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड है जो जल के साथ अपक्रिया करके ऑक्सीजन देता है। बताओ भैया कौन सा ऑक्साइड है। ऑप्शन ए दिया गया पेरोक्साइड, बी दिया गया पॉलीऑक्साइड, एंड सी दिया गया सामान्य ऑक्साइड, एंड डी दिया गया यौगिक ऑक्साइड। तो अगर हम बात करें पेरोक्साइड की, किसकी बात करें बेटा, पेरोक्साइड की बात करें तो देखो, अगर हम बात सबसे पहले पेरोक्साइड की कर लें, किसकी, पेरोक्साइड की बात कर लें। जैसे कोई भी ले लें, सोडियम पेरोक्साइड ले लें, चलो ले लिया हमने Na2O2। अगर इसकी तुम जल से अपक्रिया कराओ बेटा, क्या जल से अपक्रिया करके, जल से अपक्रिया करेगा तो क्या देगा, जल से अपक्रिया करेगा तो ऑक्सीजन देगा, बिल्कुल। मतलब अगर हम इस Na2O2 की रिएक्शन पानी से करा दें, किससे, पानी से करा दें, Na2O2 की रिएक्शन किसके साथ कर दें बेटा, पानी, पानी, और ये किस क्या देगा हमें, तो कहोगे सर NaOH बना देगा, NaOH प्लस। चलो देखो ये रिएक्शन तो तुम समझ गए होगे कि अगर हम बात करें बेटा, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें कि किसकी, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड जल के साथ अपक्रिया करके ऑक्सीजन देता, तो सर पेरोक्साइड के साथ जब आप पानी की अपक्रिया कराओगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, ऑक्सीजन गैस तो मिल गई। लेकिन अगर हमने कहा ये सोडियम पेरोक्साइड था, ये अभी बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है। दो तरह की रिएक्शन होती है, एक होती है बैलेंस्ड यानी संतुलित रिएक्शन, और एक होती है बेटा अनबैलेंस्ड। क्या, एक होती है अनबैलेंस्ड यानी जिससे आप कहोगे असंतुलित। बात समझना, एक होती बैलेंस्ड जिसे कहते हो संतुलित अपक्रिया, एक होती अनबैलेंस्ड या असंतुलित अपक्रिया। तो ये अभी क्या है, संतुलित नहीं है यानी बैलेंस्ड नहीं है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन बेटा कितने O, और यहाँ पर ऑक्सीजन अभी कितना 1, और यहाँ पर कितना है, अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने, 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, 3 हो गए ना, 3 हो गए, 3 हो गए। यहाँ पे कितने हैं, 2 और 1 3, लेकिन यहाँ पे Na क्या है, 2 है, Na 2 है। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे तो आपका 1 ही हो रहा है। तो क्या कर सकते हो भाई, तो यहाँ ऐसा करो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराओ, करा दिया तो n कितने हो गए, 2 दूनी 4, तो यहाँ n को बराबर करो 4, ठीक है ना। 2Na मतलब n के मान कितने हो गए 4, तो 4Na हो गया, ठीक है ना। अगर हम यहाँ कर दें बेटा, क्या यहाँ कर दें 2H2O, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दो तुम, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या अब बैलेंस्ड हो गई है, देखो भाई 2Na का मान 4 हो गया, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन गिने तो 4 और 2 6, देखो ऑक्सीजन बेटा 3 दूनी सॉरी 2 दूनी यहाँ 4 हो गया, और 4 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ से देखो 4 2 6 हो गया, H 2 दूनी 4 और 4H, तो मतलब ये हो गई हमारी क्या, संतुलित अपक्रिया। ये हो गई हमारी क्या, संतुलित अपक्रिया। ये हो गई हमारी क्या, बैलेंस्ड रिएक्शन। ये हो गई हमारी क्या, ये हो गई बैलेंस्ड रिएक्शन, संतुलित अपक्रिया। ये तुम्हारा क्या था, सोडियम पेरोक्साइड था। जब तुमने इसके पानी यानी वाटर के साथ रिएक्शन कराई ना, किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन कराई, तो तुम्हें क्या मिल गया, NaOH, जिसे कास्टिक सोडा कहते हो। क्या कहते हो, NaOH, जिसे आप क्या कहते हो बेटा, तो कहोगे सर इसे हम कहते हैं कास्टिक सोडा, इसे हम कहते हैं कास्टिक सोडा, और ये आपको ऑक्सीजन गैस मिल गई।
ये आपको ऑक्सीजन गैस मिल गई। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये बात तो समझ में आ चुकी होगी आपको कि सर अगर हम पेरोक्साइड की अपक्रिया जल के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? तो हमें सर मिल जाता है जो चाहिए था ऑक्सीजन गैस। जो हमें चाहिए था ऑक्सीजन गैस वो हमें मिल जाती है। तो ये बात तो आप समझ चुके होगे, ये बात तो आप समझ चुके होगे बेटा। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस शुष्क हवा में सबसे अधिक अनुपात में मौजूद है? कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या ऑर्गन? ठीक है ना? तो किसमें कह रहा है बेटा? गैस शुष्क हवा में सबसे अधिक अनुपात में, तो वही तो है यार, अभी तो बताया वायुमंडल में कौन सी है सबसे अधिक, कौन सी है? नाइट्रोजन। अगर बात की जाए किसमें? शुष्क हवा में। शुष्क हवा में कहो चाहे वायुमंडल में कहो, तो इसमें शुष्क हवा में देखा जाए तो कौन सी है? नाइट्रोजन ही तो है। कौन सी है बेटा? तो कहोगे सर नाइट्रोजन है। लगभग कितना है? 78%। और इसका अनुपात क्या? जो सबसे अधिक अनुपात में होती है, जो जो सबसे अधिक अनुपात में होती है। ठीक है ना? ये आपकी N2 कह सकते हो क्या? N2 यानी नाइट्रोजन। लेकिन अगर हम यही बात कर ले ऑक्सीजन जो बताई थी अभी आपको, जो ऑक्सीजन बताई थी, ऑक्सीजन जो बताई थी बेटा, ऑक्सीजन जिसकी मात्रा कितनी होती? 21%। कितनी होती? 21%। अगर हम ऑर्गन की बात किए थे, ऑर्गन की बात किए थे तो 0.93% भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी है ना। कार्बन गैस में के रूप में कौन सी होती? तो कहोगे CO2 होती सर। कार्बन गैस के रूप में इसमें पूछ दिया जाए कि कार्बन गैस के रूप में, कार्बन गैस के रूप में, तो कहोगे सर CO2 होती है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अनुपात इसका बहुत कम होता है क्या? ये बिल्कुल ना के बराबर होती है, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम होती है, यानी ना के बराबर अनुपात कम होता है। तो सर्वाधिक कौन सी होती है जिसका अनुपात अधिक होता? तो कहोगे सर नाइट्रोजन यानी 78%। फिर आपकी क्या होती है? ऑक्सीजन यानी 21%, ऑर्गन 0.93%। और जो नाइट्रोजन है इसकी खोज किसने की? नाइट्रोजन की खोज की डैनियल रदरफोर्ड। इसकी खोज किसने की? डैनियल रदरफोर्ड ने बेटा की। और ऑक्सीजन की खोज जी प्रिस्टले ने की। ऑक्सीजन की खोज जी प्रिस्टले ने की तुम्हारी। और अगर हम बात करें ऑर्गन, और ऑर्गन क्या है? अक्री गैस है। और अक्री गैस की खोज की बात की जाए तो अक्री गैस की खोज जिसने की थी वो थे आपके रैमजे नाम के व्यक्ति। जो अक्री गैस थी उसकी खोज करने वाले कौन से व्यक्ति थे? तो अक्री गैसों की खोज करने वाले तुम्हारे व्यक्ति थे रैमजे। अक्री गैसों की खोज करने वाले व्यक्ति थे कौन बेटा? रैमजे। बात क्लियर है? बोलो या सुनो। अगर समझ में आ रहा तो आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक ना? चलो 181 जो हो गया हमारा, उसका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बात करेंगे 182 की। कह रहा एरेटेड जल में उपयोग की जाने वाली गैस है। कौन सा? एरेटेड जल में उपयोग की जाने वाली गैस है। तो ध्यान रखना बेटा, एरेटेड जल की अगर हम बात करें, इसमें जो उपयोग की जाती है, इसमें आपकी की जाती है CO2। कौन सी? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड गैस उपयोग की जाती है ना। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये एरेटेड जल में उपयोग की जाती है। तो आंसर तो आपका हो गया ये भैया कि कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हम कहें कि बताओ वाटर गैस कौन सी होती है? बताओ वाटर गैस बेटा कौन सी होती है? बताओ, बताओ वाटर गैस कौन सी होती है? वाटर गैस कौन सी होती है जिसे आप जल गैस भी कहते हो क्या? जल गैस, जल गैस पूछा जाए या वाटर गैस पूछा जाए तो दोनों इंग्लिश वर्ड वाटर और हिंदी वर्ड जल। तो ये होती है बेटा CO+H2। CO+H2 क्या होता है? मतलब CO और H2 का मिश्रण होती है वाटर गैस। CO क्या है? तो कहोगे सर ये जो CO होती है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो H2 होती है सर ये हाइड्रोजन गैस होती है। ये कौन सी होती है? ये हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है ना? अगर हम बात करें प्रोड्यूसर गैस की कि प्रोड्यूसर गैस कौन सी होती, तो कहोगे सर ये भी देख लेते हैं। प्रोड्यूसर गैस कौन सी होती है? कहोगे सर ये मिक्सचर होता है CO+N2 का। ये मिक्सचर होता है किसका? CO+N2 का। और जो C होती है ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई। और N2 जो हो गई, N2 कौन सी हो जाती है? नाइट्रोजन गैस हो जाती है। ठीक है ना? तो आपसे कहा गया कि बताओ एरेटेड जल कौन सा होता है? तो कहोगे सर इसमें आपकी एरेटेड जल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और जो वाटर गैस है, वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो कहोगे सर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है। अगर हम बात करें प्रोड्यूसर गैस की तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड
और साथ ही में नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है बेटा, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, जो प्रोड्यूसर गैस है वो किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 का मिश्रण है। और कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से मिलती है, तो कहोगे वाहनों द्वारा निकले धुएं में मिलती। कहाँ, वाहनों द्वारा निकले धुएं मिलती। तो लिखना चाहो तो लिख दो, कौन सी, जो हमारी CO गैस है, तो कहोगे सर वाहनों द्वारा, वाहनों में निकलने वाले धुएं से, किससे, निकालने वाले धुएं से हमें प्राप्त होती है, से हमें मिलती है ये, ठीक है ना। तो अगर पूछ लिया जाए कि बताओ ये CO क्या है, तो कहोगे सर CO जो है हमारी, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, जो हमें वाहनों से धुआं निकलता है वहां पर देखने को मिल जाती है। ये वाटर गैस यानी जल गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर है यानी मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 यानी नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है। और अगर बात करें एरेटेड जल, जिसमें आपका क्या पाता है, जिसमें आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, CO2। द गैस यूज्ड इन एरेटेड वाटर इज, ठीक है ना, एरेटेड वाटर इज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। कह रहा कि बताओ हवा अज्वलनशील हो जाती है यदि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, किसमें, कह रहा हवा जब अज्वलनशील हो जाएगी जब उसमें किसकी मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी हो जाए। तो कहोगे सर ऑप्शन 15%, 8%, 5% और 2%। तो हवा कब अज्वलनशील होगी, हवा कब अज्वलनशील होगी बेटा, हवा अज्वलनशील, ठीक है ना, अज्वलनशील कब होगी, तो कहोगे सर हवा अज्वलनशील हमारी जब होगी जब ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा, इसकी मात्रा कितनी हो जाए, तो कहोगे सर CO2 की मात्रा कितनी हो जाए, 15% हो जाए, ठीक है ना। और ये CO2 क्या करती है, तो कहोगे सर CO2 जो होती है ये अज्वलनशील गैस है जो दहन को रोकती है। क्या, ये जो CO2 होती है ये क्या होती है, तो अज्वलनशील गैस है। कैसी होती है, तो कहोगे सर ये अज्वलनशील गैस होती है जो दहन को रोकने का काम करती है, जो दहन को रोकती है, क्योंकि क्योंकि ऑक्सीजन को विस्थापित करती है, क्योंकि क्योंकि ये ऑक्सीजन को विस्थापित करती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को विस्थापित करती है, ऑक्सीजन को विस्थापित करती है, ठीक है ना। ये क्या होता है, जो हमारी हवा अज्वलनशील होती है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी, 15% हो जानी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी, 15%, क्योंकि ये क्या अज्वलनशील गैस है जो दहन को रोकती है बेटा। क्योंकि ये क्या करती है, तो ऑक्सीजन को विस्थापित कर देती, किसको, ऑक्सीजन को विस्थापित कर देती। अगर कहा जाए कि बताओ बताओ जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है, इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो क्या कहोगे, देखो इसका आणविक द्रव्यमान बेटा कितना होता है। तो अगर हम बात करें इसके आणविक द्रव्यमान की, तो कहोगे सर आणविक द्रव्यमान अगर हम देखें कार्बन प्लस O2 कर सकते हो, इसका कितना हो जाता है, इसका तो 12 हो जाता है। और अगर O2 की बात करें तो O2 का क्या होता है, एक O का ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 32। और 32 और 12 बेटा कितना होता है, 32 हो तो 34 यानी 44 हो जाता है, ठीक है ना। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 होता है, लेकिन एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। और अगर हम बात करें O2 यानी ऑक्सीजन की, तो कितना हो जाता है, 32। और 32 12 बेटा कितना हो जाता है, 44। तो ये इसका आणविक द्रव्यमान हो जाता है ना। अगर बात हम करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का तो 32 होता ही है। और ऑक्सीजन के खोजकर्ता आपको बता ही दिए हैं, क्या, जी प्रिस्टले, जी प्रिस्टले। नाइट्रोजन के रदरफोर्ड, डैनियल रदरफोर्ड, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 15%, ऑप्शन नंबर ए 15% बिल्कुल राइट हो जाएगा ना। चलो, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में अघुलनशील है। ऑप्शन है आपका BaSO4, ये होता है बेरियम सल्फेट बेटा। ये क्या होता है, ये होता है आपका बेरियम सल्फेट, ये क्या होता है, बेरियम सल्फेट, ठीक है ना, बेरियम सल्फेट। अगर ये देखें तो मैग्नीशियम सल्फेट, ये क्या है आपका, ये है मैग्नीशियम सल्फेट, ये आपका बेटा क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट। और ये क्या है, कॉपर सल्फेट, ये आपका क्या है, तो कहोगे सर कॉपर सल्फेट,
ये आपका क्या है तो कहोगे सर कॉपर सल्फेट। और H ये फास्फोरिक एसिड है, ये आपका फास्फोरिक एसिड है बेटा, क्या है ये आपका फास्फोरिक अम्ल है, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है फास्फोरिक अम्ल हो जाता है। तो पहले तो यही ध्यान कर लो कि फॉर्मूले क्या है, तो सर BaSO4 जो है हमारा बेरियम सल्फेट है, और यही क्या होता है, यही जल में जो लवण जल यानी सॉल्ट वाटर होता है उसमें अघुलनशील होता है। बाकी MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट हो जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट कॉपर सल्फेट जिसे नीला थोता कहते हो, और H3PO4 ये क्या हो जाता है फॉस्फोरिक अम्ल हो जाता है, ठीक है ना। अगर बात हम करें बेटा BaSO4 की, तो ये होता है क्या, क्योंकि इसकी जो घुलनशीलता होती है उत्पाद बहुत कम होता है। BaSO4 जो है हमारा यानी बेरियम सल्फेट जो है, इसका क्या कहोगे, इसकी घुलनशीलता उत्पाद जो होती है, इसकी इसकी घुलनशीलता उत्पाद बहुत कम होती है। क्या इसकी जो घुलनशीलता उत्पाद होती है बहुत कम होती है, क्या होती है बहुत कम होती है, ठीक है ना, बहुत कम होती है। अगर पूछ लिया कितना तो कहोगे सर 1.08 इंटू 10⁻⁻10 होता है, ठीक है ना, 1.08 इंटू 10⁻⁻10 हो जाती है। तो ये ध्यान रखना कौन सा अघुलनशील होगा, ये हो जाएगा। बाकी सब आपके चाहे MgSO4 की बात करें ये घुलनशील होता है, ये घुलनशील होता है, ठीक है ना। इसकी भी बात करें तो ये भी घुलनशील होता है, यानी कॉपर सल्फेट घुलनशील होता है, कॉपर सल्फेट। और ये भी क्या होता है घुलनशील होता है। नीला तोता इसको क्यों कहते हो, क्योंकि ध्यान रखना जो कॉपर सल्फेट होता है बेटा, ये क्या करता है तो कहोगे सर नीला क्रिस्टल बनाता है। ये कैसा क्रिस्टल बना के देता है हमें, तो कहोगे ये जो होता है ये नीला क्रिस्टल बना के हमें दे देता है, नीला क्रिस्टल बना के दे देता है, इसलिए इसे नीला तोता भी कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका BaSO4 आपका इसका बिल्कुल सटीक करेक्ट और बिल्कुल सही जवाब यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। तो BaSO4 यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, कह रहा कि वाटर ग्लास है, जो वाटर ग्लास है वो क्या है, एल्युमिनियम सिलिकेट है, सोडियम सिलिकेट है, जल में कांच के कण निलंबित या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें वाटर ग्लास जो है हमारा, ये क्या है बेटा सोडियम सिलिकेट है। वाटर ग्लास क्या है सोडियम सिलिकेट है, जो हमारा क्या है कहोगे सर वाटर ग्लास, तो ये क्या है सोडियम सिलिकेट, ये क्या है तो कहोगे सर सोडियम सोडियम सिलिकेट है, ठीक है ना। अगर बात इसके फॉर्मूले की कर लें, अगर बात इसके हम फॉर्मूले की कर लें, वाटर ग्लास वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट ना बेटा, अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो Na2SiO3, क्या Na2SiO3 ये का जली घोल होता है, क्या होता है N का जली घोल होता है, जली घोल होता है, ठीक है ना। जो तरल रूप यानी लिक्विड फॉर्म, जो तरल रूप में कांच जैसा होता है, जो तरल रूप में कांच जैसा होता है, में कांच जैसा होता है, कांच जैसा होता है, ठीक है ना। तो वाटर ग्लास क्या होता है कहोगे सर, जो वाटर ग्लास होता है हमारा ये सोडियम सिलिकेट का बना होता है, यानी Na2SiO3 का जली घोल होता है, जो तरल रूप से कैसा होता है कांच जैसा होता है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा सर सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा आपका सोडियम सिलिकेट। और अगर वाटर ग्लास की जगह वाटर गैस पूछी जाए कि वाटर गैस किसका मिश्रण होता है, वाटर गैस किसका मिश्रण होता है तो कहोगे सर CO+H2, CO+H2, CO तुम्हारी क्या हो जाती है कहोगे सर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। और ये क्या हो जाती है तो कहोगे सर हाइड्रोजन गैस हो जाती है, ये आपकी हाइड्रोजन गैस हो जाती है, ठीक है ना। और एक बच जाती है आपकी प्रोड्यूसर गैस, तो प्रोड्यूसर गैस भी ध्यान कर लो भाई, अभी बताया था लेकिन एक बार और देख लो, ये किसका मिश्रण होती है कहोगी सर CO+N2 का, जहां पर CO क्या है तुम्हारी कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये क्या है नाइट्रोजन गैस, ये क्या है तो कहोगे सर नाइट्रोजन गैस हो जाती है, ठीक है। और इस नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की थी तो डैनियल रदरफोर्ड ने की थी, डैनियल डैनियल रदरफोर्ड ने की थी,
ठीक है ना। तो ये बात आपको बेटा विशेष तरीके से ध्यान रखनी है ना। तो वाटर ग्लास किसका हो जाता है, सोडियम सिलिकेट यानी Na2SiO3 का जलीय घोल होता है जो तरल रूप से कांच जैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सोडियम सिलिकेट आपका राइट हो जाएगा। क्या सोडियम सिलिकेट आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारी जल का निर्माण किया जाता है जल के गहन इलेक्ट्रोलिसिस से, जल के भिन्न आसवन से, बर्फ के भिन्न क्रिस्टीकरण से, या भाप के भिन्न प्रसार से। तो अगर हम बात करें किसकी बेटा, भारी जल, यानी भारी जल आप सभी लोग जानते हो D2O। क्या D2O जिसे क्या कहते हो, तो कहोगे सर ड्यूटीरियम ऑक्साइड। क्या ड्यूटीरियम ऑक्साइड ना। ड्यूटीरियम ऑक्साइड का मतलब बेटा, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं किसकी, ड्यूटीरियम ऑक्साइड की बात करें तो ये होता है क्या, भारी जल। इसी को कहते हो क्या, इसी को कहते हो भारी जल, ठीक है ना, भारी जल। भारी जल अगर हम इसके आणविक द्रव्यमान की बात करें बेटा, इसका आणविक द्रव्यमान देखें तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाता है, 20। इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाता है, 20। तो कहोगे सर इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जिसे आप क्वथनांक कहते हो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, तो कहोगे सर 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। और अगर बात हम इसके करें फ्रीजिंग पॉइंट की, फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं बेटा। तो कितना हो जाता है, तो कहोगे सर 3.82 पर डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ये हो जाते हैं किसके, ड्यूटीरियम के ही, दोनों के। ड्यूटीरियम का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक और हिमांक। लेकिन अगर हम बात करें साधारण जल की अपने की, साधारण जल क्या होता है, साधारण जल क्या होता है बेटा, कहोगे सर H2O होता है। इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है, कहोगे सर 18 हो जाता है। और इसका जो क्वथनांक होता है, इसका जो क्वथनांक होता है यानी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका जो होता है कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका जो होता है बेटा कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये बात तो तुम्हें ध्यान रखनी। लेकिन कह रहा था कि बताओ भारी जल का निर्माण किया जाता है किसके, तो कहोगे जल के गहन इलेक्ट्रोलाइसिस से। किससे, जल के गहन इलेक्ट्रोलाइसिस से, ठीक ना। ध्यान रखना बेटा, जल जिसका पीएच मान पूछ लिया जाए, जल जिसका पीएच मान पूछ लिया जाए क्या होता है, तो कहोगे सर जल जिसका पीएच मान 7 होता है। यानी इसकी प्रकृति कैसी होती है, कहोगे सर ये उदासीन प्रकृति का होता है। उदासीन यानी न्यूट्रल प्रकृति का होता है। कैसा होता है, तो कहोगे सर ये उदासीन यानी न्यूट्रल प्रकृति का होता है जल, ठीक है ना। तो पीएच क्या है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन बेटा, यानी हाइड्रोजन की सांद्रता, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी इसे कहा जाता है, यानी पोटेंशियल की सांद्रता भी इसी को कहा जाता है। अर्थ दोनों का ही क्षमता है, ठीक है ना। लेकिन अगर कहा जाए जो पी है, पोटेंच भाषा पी है, जो इसका पोटेंच शब्द कहाँ कहा जाता है, तो कहा जाता है जर्मन भाषा से लिया गया। कहीं कहीं पूछ लिया जाए अगर तुमसे, बताओ इस पी को पोटेंच कहाँ कहा जाता है, पोटेंच, तो कहोगे सर जर्मन भाषा का शब्द है ये। किसका है, पोटेंच जर्मन भाषा का शब्द हो जाता है ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, कि जल के गहन इलेक्ट्रोलाइसिस से, ठीक है ना। ये क्या कर देता है, तो H2O तेज विघटित होता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन जल की नसबंदी के लिए क्या है बेटा, उपयोग होता है। तो ऑप्शन में अगर क्लोरीन होता तो ऑप्शन क्या हो जाता, क्लोरीन। क्योंकि जल को शुद्ध कौन करता है, जल का शुद्धिकरण हमारा कर देता है। जल को शुद्धिकरण कौन करता है, जल का शुद्धिकरण कौन कर देता है, तो कहोगे सर क्लोरीन गैस कर देती। कौन सी, कहोगे सर क्लोरीन गैस कर देती है। कौन कर देता, तो क्लोरीन गैस कर देती है। लेकिन कह रहा कि बताओ क्लोरीन तो निम्नलिखित में से कौन कौन जल की नसबंदी के लिए उपयोग किया था, तो कहोगे सर O3। कौन, O3। O3 क्या होता है, तो कहोगे सर ये ओजोन होती है हमारी, ओजोन गैस होती है। क्या, ओजोन गैस, ये जो ओजोन गैस होती है हमारी, लिख लो थोड़ा सा, जो हमारी कौन सी ओजोन गैस होती है, जो ओजोन गैस होती है हमारी, ओजोन गैस, ओजोन गैस जो होती है बेटा, ये क्या, जल की नसबंदी के लिए उपयोग होता है, के लिए उपयोग होता है। जो जो मजबूत
ऑक्सीडाइजर है, क्या है, ऑक्सीडाइजर है, जो मजबूत ऑक्सीडाइजर है ना, जो मजबूत ऑक्सीडाइजर है। और क्या करता है, बैक्टीरिया वायरस को मार देता है ये। और क्या कर देता है, ये क्या करता है, जल का क्लोरीन तो अलग हो गया, ओजोन गैस जल की नसबंदी के लिए क्या करता है, उपयोगी है, और जो मजबूत ऑक्सीडाइजर और साथ ही साथ बैक्टीरिया वायरस को मारता है। और क्या कर देता है, बैक्टीरिया वायरस को मार देता है, बैक्टीरिया वायरस को मारता है, ठीक है ना। किसको मारता है, तो बैक्टीरिया वायरस को मारता है, ये बात आपको ध्यान रखनी ना। तो ओजोन ये होता है आपका O3, ठीक है। ओजोन क्या करता है, जल में घुलकर कोई अवशेष नहीं छोड़ता है। अगर ये जल में घुल जाएगा तो कोई अवशेष नहीं छोड़ेगा, क्लोरीन से बेहतर क्लोरोफॉर्म, क्योंकि क्लोरीन से बेहतर, क्योंकि क्लोरोफॉर्म नहीं बनाता है ना ओजोन। ये क्या, जल में घुल जाएगा अगर, तो क्या होगा, कोई अवशेष नहीं छोड़ेगा। लिखना चाहो लिख लो। जो ये होता है ओजोन, ओजोन जो होता है बेटा क्या, O3 जल में घुलकर, जल में घुलकर, जल में घुलकर कोई अवशेष नहीं छोड़ता, ये कोई अवशेष, कोई अवशेष नहीं छोड़ता है ना, अवशेष नहीं छोड़ता है, ठीक है ना। और क्लोरीन से क्या करता है, क्लोरीन से बेहतर क्लोरोफॉर्म नहीं बनाता, ठीक है ना। चलो O3 क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा O3। O2 आप सभी लोग जानते हो ये क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ऑक्सीजन। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्या, पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेटा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ऑप्शन आपका क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बेटा कौन सा, इसमें ध्यान रखना, O3 यानी ओजोन लेयर। कौन सा, O3 यानी ओजोन। अगर बात करें HCl से हाइड्रोजन तैयार किया जा सकता है। जो HCl है आप सभी लोग जानते हो बेटा, जो HCl है, HCl हमारा क्या है, तो ध्यान रखना। अगर हम बात करें HCl से तो क्या तैयार कर सकते हो, Mg, कॉपर, फास्फोरस या प्लेटिनम। तो बात करीजिए तो राइट ऑप्शन तो हो जाएगा आपका मैग्नीशियम बेटा। क्या राइट हो जाएगा, मैग्नीशियम, क्योंकि HCl ये ध्यान रखना ये क्या है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर हम इसकी रिएक्शन Mg से करा दें, किससे, अगर हम इसकी रिएक्शन Mg से करा दें, इसकी रिएक्शन हम Mg से करा दें तो क्या बन जाता है, MgCl2 बन जाता है। और साथ में कौन सी, ये तेज अपक्रिया है, ये क्या है, तेज अपक्रिया है। अगर तुमने देखा कि हमने अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन, किसकी, मैग्नीशियम की रिएक्शन बेटा किसके साथ करा दी, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा दी ना। ध्यान रखना, इसी को हम लोग कहीं कहीं दूसरा नाम म्यूरिएटिक अम्ल भी कह देते हैं, इसी को हम दूसरा नाम म्यूरिएटिक, म्यूरिएटिक अम्ल भी कह देते हैं ना, म्यूरिएटिक अम्ल भी इसे बेटा कह देते हैं। क्लियर है ये बात। तो जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी रिएक्शन जब तुमने मैग्नीशियम से करा दी तो क्या बना दी, MgCl2 और H2। और ये क्या हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। ये क्या हो गया, तो कहोगे सर ये हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाता है। और साथ में कौन सी, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है ना। तो अभी ये बैलेंस नहीं है, अगर बैलेंस तुम्हें करना रिएक्शन को तो बेटा यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा देना, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा देना, ये बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई। इसके पहले क्या था, ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन थी। ये तेज अपक्रिया है बेटा, कैसी है, तो लिख लो ये तेज अपक्रिया है, ये तेज अपक्रिया यानी तेज रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन ना, लिख लो फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन ना, कैसी है, तो फास्ट रिएक्शन है ये। अगर हम बात करें बेटा Mg, जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, कितना होता है 12, और कॉपर, कॉपर का जिसका होता है 29, कॉपर। और अगर हम बात करें जिंक, जिंक का एटॉमिक नंबर हो जाता है 30। और ये दोनों किसके, डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक किसके हैं, तो कहोगे सर डी ब्लॉक एलिमेंट के तत्व हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जब तुम पढ़ोगे तो 4 ब्लॉक हैं, एक SPDF बेटा, कितने हैं SPDF, और इनमें 118 तत्वों को बैठाया गया है। कितने तत्वों को, तो ध्यान रखना 118 तत्व बैठाए गए हैं बेटा, जो ये वर्तमान की आधुनिक आवर्त सारणी के हैं, और ये इन्हीं 4 ब्लॉक में है। S ब्लॉक की बात करें तो इसमें 2 ग्रुप हैं बेटा, फर्स्ट A और सेकेंड A, जिसमें आपके 14 तत्वों को बैठाया गया ना। तो इसी तरह से सब किसी ना किसी तत्व में बैठाए गए, जिसमें आवर्त कितने हैं, तो कहोगे सर 7 आवर्त हैं, और वर्ग यानी ग्रुप इनमें 18 ग्रुपों में बैठाया गया। तो इस तरीके से सारे
पॉइंट्स आपके हो जाते हैं। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा बेटा मैग्नीशियम। क्या? मैग्नीशियम, जो सेकंड आवर्त में आता है, जो सेकंड आवर्त में आता है, यानी जिसको आप कहते हो क्षारीय मृदा धातु। किस में आता है? क्षारीय मृदा धातु, यानी अल्कली अर्थ मेटल है। ये क्या है? अल्कली, अल्कली अर्थ मेटल है बेटा। क्या है? अल्कली अर्थ मेटल है। ये बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी ना। एटॉमिक नंबर इसका 12 हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रिटियम H3 परमाणु के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो ट्रिटियम आप देखो पहले, ये ट्रिटियम है क्या? तो कहोगे ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स ऑफ, बेटा ये क्या है? तो कहोगे हाइड्रोजन का समस्थानिक है। क्या है? तो कहोगे सर ये हाइड्रोजन का क्या है? ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, यानी हाइड्रोजन का समस्थानिक है ये, ठीक है ना? हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन का क्या है? तो हाइड्रोजन का क्या है? समस्थानिक है। अगर हम देखें कौन कौन से, तो कहोगे सर 3 हो जाते हैं। एक होता है 1H1, एक होता है 1H2, एक होता है एक हो गया 1H1, एक हो गया 1H2, एक हो गया 1H3। तो ये 3 बेटा किसके होते हैं? ये होता है हाइड्रोजन के समस्थानिक। अगर हम बात करें 1H1 की, जो H1 होता है ये होता है हमारा प्रोटियम, ये हमारा क्या होता है? प्रोटियम। और 1H2 जो होता है ये होता है ड्यूटीरियम, ये होता है हमारा क्या? ये होता है ड्यूटीरियम। और जो H3 होता है वो क्या होता है? वो कहोगे सर ट्रिट्रियम होता है। क्या? ट्रिट्रियम होता है। ये 3 समस्थानिक होते हैं हमारे किसके? हाइड्रोजन के। समस्थानिक होते क्या? तो कहोगे सर समस्थानिक वो होते हैं, समस्थानिक वो होते हैं, समस्थानिक यानी आइसोटॉप वो होते हैं जिनके समान परमाणु क्रमांक, समान परमाणु क्रमांक, क्या? समान परमाणु क्रमांक यानी इक्वल एटॉमिक नंबर, इक्वल एटॉमिक नंबर बेटा, इक्वल एटॉमिक नंबर होते हैं, ठीक है ना? लेकिन अगर हम बात करें संभारिक की, अगर हम बात करें साथ ही साथ बेटा किसकी? संभारिक की, तो संभारिक क्या होते हैं? समान परमाणु भार। क्या? समान परमाणु भार, ठीक है ना? यानी इक्वल एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, ठीक है ना? तो अगर हम बात करें समस्थानिक क्या होते हैं, तो कहोगे सर समान परमाणु क्रमांक यानी इक्वल एटॉमिक नंबर। और संभारिक की बात करें तो समान परमाणु भार यानी इक्वल एटॉमिक वेट। वे तत्व जिनके एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्याएं समान होती हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम आइसोटॉप्स या समस्थानिक कहते हैं। वे तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक क्या? भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समस्थानिक यानी आइसोटॉप कहते हैं, ठीक है? परमाणु भार जिनके समान वो क्या होंगे? समभारिक यानी आइसोबॉर्स। और जिनके परमाणु क्रमांक समान होंगे वो क्या होंगे? आइसोटॉप्स। तो ये बात आपको बेटा ध्यान रखनी है, ठीक है ना? समस्थानिक और समभारिक के बारे में। तो देखो यहाँ पे ये क्या है? ये एक जो है आपका ये क्या है? परमाणु क्रमांक है। लेकिन 1 2 3 और ये क्या है? परमाणु भार। तो ये देखो समान क्या है? 1 1 1, यानी इनका बेटा जेड डिनोट किससे करते हैं? जेड। जेड बराबर पी बराबर ई। ये एक फॉर्मूला बताया था ना तुम्हें हमने कि सर जेड बराबर पी बराबर ई होता है। यही तो बताया था कि जेड बराबर पी बराबर ई होता है सर। और जहां पर जेड क्या है? एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक, पी क्या है सर? प्रोटॉनों की संख्या, और ई क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो इन सबका जेड कितना है? इन सबका जेड 1 है, यानी इसका परमाणु क्रमांक 1 है, प्रोटॉनों की संख्या 1 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, ठीक है ना? एक फॉर्मूला फिर और बताया था कि बताओ ए बराबर पी प्लस एन भी होता है। मतलब जहां पर तुम्हारा ए क्या है? द्रव्यमान संख्या बेटा। ए क्या है? परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना? तो अब देखो बात किसकी कर रहा है? बात तो 1H3 की इसने। मतलब ट्रिटियम क्या है? 1H3, 1H3 इसकी बात कर लो तुम, इसकी बात। तो इसका बेटा जेड कितना हो जाएगा? जेड तो 1 हो जाएगा यानी परमाणु क्रमांक। तो इसका प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे? 1। और इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 1। लेकिन जैसे ही तुम ए की बात करोगे, ए क्या है? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर इसका कितना है? सॉरी एटॉमिक वेट कितना है? 3। तो ए क्या है? द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक वेट, तो वो कितना हो रहा है? 3। लेकिन बाकी पी हो, ई हो, जेड हो, सब 1 है। तो ए बराबर क्या होता है? पी प्लस एन। और तुम्हें क्या चाहिए? इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? एन इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ से अगर एन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ए माइनस पी बेटा। ए माइनस पी, तो ए कितना है तुम्हारे पास? ए है 3 और
प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन एक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो कहोगे सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 हो जाएंगे। सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये बात तुम्हें बेटा, ये बात तुम्हें बेहतरीन तरीके से सीखनी पड़ जाएगी। ये बात तुम्हें क्या बेहतरीन तरीके से सीखनी पड़ेगी ही पड़ेगी। बात समझ रहे हो, ये बात तुम्हें बेहतरीन तरीके से सीखनी पड़ेगी। तो ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर इसका कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा। 2 क्या, न्यूट्रॉन पूछे तो न्यूट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है हाइड्रोजन जो है उसका रंग कैसा होता है। हाइड्रोजन आप सभी लोग जानते हो, अभी बताया हाइड्रोजन जो है हमारा, हाइड्रोजन जो है हमारा ये क्या है, सिंबल बेटा H होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। अगर बात की जाए हाइड्रोजन के समस्थानिक, तो इसके 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1 जो होता है इसको कहते हो प्रोटियम, इसको कहते हो ड्यूटीरियम, और इसको कहते हो ट्रिटियम। इसको क्या कहते हो, ट्रिटियम, ठीक है ना, इसको कहते हो ट्रिटियम। अगर हम बात करें बेटा, जो प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम है, ये समस्थानिक हो जाते हैं किसके, हाइड्रोजन के। और जो हाइड्रोजन होता है इसका रंग कैसा होता है, तो कहोगे सर ये हमारा कलरलेस होता है। ये कैसा होता है, ये हमारा कलरलेस होता है, यानी रंगहीन। कैसा, तो कहोगे सर ये हमारा रंगहीन, रंगहीन यानी कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा। इस हाइड्रोजन की खोज पूछ लिया तो कहना हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन, डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन किसने की थी, तो हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश, ठीक है ना। किसने की थी, तो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। तो ये बात बेटा ध्यान रखना तुम, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रंगहीन तरल जल है या नहीं, यह निर्धारित करेगा। कह रहा है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा रंगहीन तरल जल है या नहीं, यह निर्धारित करेगा कौन, गलन, स्वाद लेना, फिनोल्फ्थेलिन या निर्जल CuSO4 की एक चुटकी मिलाना। तो ध्यान रखना, अगर हम CuSO4 की बात करें, CuSO4 जो क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है बेटा हमारा, क्या होता है, तो कहोगे सर कॉपर सल्फेट मिलाने पर क्या हो जाएगा, ये नीला अवक्षेप अभी बताया था, अगर इसमें जल मिलाओगे तो क्या नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, नीला अवक्षेप देता है, ये नीला हो जाता है, क्योंकि जो CuSO4 इसका फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2O बनता है, जो जल की उपस्थिति दर्शाता है। ये क्या होता है, CuSO4 5H2O कॉपर सल्फेट जो होता है ये बनता है, और ये क्या करता है, तो जल की उपस्थिति को दर्शाता है, जल की उपस्थिति को दर्शाता है बेटा, उपस्थिति को क्या करता है, तो ये दर्शाता है, ठीक है ना। तो ये जल की उपस्थिति को क्या करता है, दर्शाता है। लेकिन अगर साथ ही साथ हम बात करें सर किसकी, अम्ल और क्षार की भी बात कर लेते हैं। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, तो ध्यान रखना, अगर बात की जाए जो हमारे अम्ल होते हैं बेटा, जो अम्ल होते हैं जिन्हें आप एसिड कहते हो, और जो हमारे क्षार होते हैं जिन्हें आप बेस कहते हो, जिन्हें आप बेस कहते हो ना, तो जो अम्ल होते हैं ध्यान रखना ये क्या करते हैं, अम्ल जिनका स्वाद पूछा जाए तो इनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, खट्टा होता है यानी सौर होता है। और जो क्षार होते हैं इनका स्वाद कैसा, कड़वा होता है, बिटर। स्वाद कैसा होता है, तो कहोगे सर इनका स्वाद हमारा कैसा होता है, तो बिटर होता है। लेकिन अगर कहा जाए जो एसिड होते हैं यानी अम्ल होते हैं, ये अगर हम बात करें इनके लिटमस पेपर को, तो जो अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, वैसे तो लिटमस पेपर बैंगनी रंग का होता है, लेकिन अगर हम बात करें नीले रंग की, तो नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, लाल। जो अम्ल यानी एसिड होते हैं नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और अगर हम क्षार यानी बेस की बात करें, क्षार यानी बेस की बात करें, तो ये जो हमारा लाल लिटमस पेपर होता है उसको नीला कर देते हैं, उसको नीला कर देते हैं। तो बात समझ में आई कि जो अम्ल होते हैं भैया, अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और जो क्षार होते हैं
वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए जो अम्ल होते हैं उनका स्वाद खट्टा होता है, और जो क्षार होते हैं यानी बेस होते हैं उनका स्वाद कड़वा होता है, ठीक है ना। और कॉपर सल्फेट कैसा होता है, नीला हो जाता है, क्योंकि क्योंकि CuSO4 5H2O जल की उपस्थिति को दर्शाता है। क्या, जल की उपस्थिति को दर्शाता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा कि निर्जल CuSO4 की एक चुटकी को मिलाना, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा करेक्ट। कह रहा कि बताओ भारी जल है, अरे यार ये तो चीख चीख के पढ़ रहे हो उतनी देर से, चीख चीख के पढ़ रहे हो कि भैया बता दो जरा D2O क्या है, तो कहोगे सर D2O हमारा ड्यूटीरियम ऑक्साइड। क्या हो जाता, तो कहोगे सर ये हमारा ड्यूटीरियम ऑक्साइड है। ये हमारा क्या है, तो ये कहोगे सर ड्यूटीरियम ऑक्साइड है। ये क्या है हमारा ड्यूटीरियम ऑक्साइड है। और इसी को क्या कहते हो, इसी को भारी जल कहते हो, इसी को भारी जल कहते हो, ठीक है ना। इस D2O का आणविक द्रव्यमान कितना होता है बेटा, इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो कहोगे सर इसका आणविक द्रव्यमान जो होता है 20 होता है। इसका जो आणविक द्रव्यमान होता है 20 होता है। इसका जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक जो होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका जो क्वथनांक के बाद हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट होता है, हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट होता है 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन अगर हम बात करें अपने साधारण जल की, अगर बात हम करें साधारण जल की, अगर बात हम अपने करें साधारण जल यानी H2O तो जिसका आणविक द्रव्यमान 18 होता है, इसका क्वथनांक की अगर इसके क्वथनांक की अगर हम बात कर लें, क्वथनांक की अगर हम बात कर लें तो बेटा कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, यानी नॉर्मल वाटर, और जो नॉर्मल वाटर यानी प्योर वाटर होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 ही होती है। और ये प्रकृति कैसी होती है, तो उदासीन प्रकृति का होता है, उदासीन यानी न्यूट्रल प्रकृति का होता है। ठीक, कैसा होता है, तो 7 होता है, उदासीन प्रकृति होती है यानी न्यूट्रल प्रकृति होती है। ड्यूटीरियम ऑक्साइड यानी भारी जल, आणविक द्रव्यमान 20, क्वथनांक 101.04%, हिमांक 3.82%, ठीक है ना। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि भारी जल D2O में H2O से भौतिक गुण अलग होते हैं। क्या, इससे भौतिक गुण बेटा जो होते हैं अलग होते हैं। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा कौन करता है, जो न्यूट्रॉनों में मंदक के रूप में यूज किया था, सुना होगा पुराने कक्षा 10 में पढ़ा था कि मंदक के रूप में कौन यूज किया था, तो कहोगे सर भारी जल। ये क्या है हमारा भारी जल यानी D2O। D2O यही होता है हमारा क्या, परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करता है कौन, ये जो होता है ये परमाणु रिएक्टर में, परमाणु रिएक्टर में, परमाणु रिएक्टर में किसकी गति को, न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करता है, न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करता है, न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करता है, ठीक है ना। तो क्या करता है, तो कहोगे सर ये धीमा कर देता है किसकी, न्यूट्रॉनों की गति को धीमा कर देता है ना, ड्यूटीरियम ऑक्साइड यानी D2O। बाकी सब कुछ बता ही दिया कि इसके अगर बात करें क्वथनांक की, तो क्वथनांक होता है 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड, और हिमांक की बात करें तो 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो साधारण जल होता है इसका क्वथनांक और इसका वो हो जाता है 20 आणविक द्रव्यमान, इसका हो जाता है 18 साधारण जल का। और ये जो होता है साधारण जल, इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो जिंक रॉड है, पिघला हुआ कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH हो जाता है, ये आपका NaOH हो जाता है। तो ये बात बेटा तुम्हें ध्यान रखनी है, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। किसकी पूछी गई थी कि कौन कम कर देता, कहोगे सर न्यूट्रॉनों की गति जो होती है परमाणु रिएक्टर में हमारा D2O यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड कम कर देता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, भारी जल, भारी जल यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड। कौन, भारी जल यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड। कह रहा कि बताओ हाइड्रोजन अपचयित नहीं कर सकता है, किसे नहीं कर सकता है, गर्म CuOFe2O3 या गर्म SnO2 या गर्म Al2O3। गर्म Al2O3 की अगर हम बात करें तो गर्म Al2O3 क्या है, तो आंसर तो इसका हो जाएगा गर्म, ये क्या होता है बेटा Al2O3, ये कहोगे तो क्या बॉक्साइट होता है एक तरीके से, ठीक है। तो गर्म जो Al2O3 होगा, जो गर्म Al2O3 होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो सही जवाब हो जाएगा Al2O3, ठीक है।
लेकिन अगर हम बात करें जिप्सम की यहीं पे कि जिप्सम क्या होता है, अगर हम बात कर लें बेटा जिप्सम की तो कहोगे क्या, जो सर जिप्सम होता है हमारा, जो हमारा जिप्सम होता है CaSO4.2H2O, क्या .2H2O। अगर हम बात कर लें यहीं पे पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या हो जाता है, कहोगे सर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी ½ H2O। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट लिख लो बेटा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, ठीक है ना, जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका नाम हो जाता है किसका, पीओपी, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम हो जाता है। जिप्सम का ये हो जाता है। अगर सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा की बात की जाए, वॉशिंग सोडा की बात की जाए तो वॉशिंग सोडा बेटा क्या हो जाता है, वॉशिंग सोडा जिसे तुम कहते हो क्या, धावन सोडा, जिसे तुम क्या कहते हो, धावन सोडा, ये क्या होता है तो कहोगे सर Na2CO3.10H2O, इसका नाम हो जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्यों डेकाहाइड्रेट, क्योंकि पानी के देखो 10 मॉलिक्यूल हैं बेटा, यहाँ पे तो हो जाएगा क्या 10H2O, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें बाइकार्बोनेट की, सोडियम बाइकार्बोनेट की किसकी, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ना, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है NaHCO3, NaHCO3। अगर हम बात करें इसको क्या कहते हैं तो कहोगे सर इसी को खाने का सोडा भी कह लो, क्या, इसी को खाने का सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा भी इसी को कहा जाता है। तो ये बात तो इतनी समझ में आ गई ना, कह रहा कि हाइड्रोजन अपचयित नहीं कर सकता, तो ध्यान रखना गर्म Al2O3, गर्म Al2O3 को अपचयित नहीं कर सकता ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि बताओ ट्रिटियम किसका समस्थानिक है, ट्रिटियम किसका समस्थानिक है भाई, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है हमारे, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, तो कहोगे सर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, कौन कौन से, एक हो गया 1H1, एक हो गया 1H2 और एक हो गया 1H3। 1H1 की हो जाता क्या, प्रोटियम, 1H1 हमारा हो जाता है प्रोटियम, 1H2 हो जाता है ड्यूटीरियम, ये क्या हो जाता है ड्यूटीरियम, और ये जो हो जाता है ये हो जाता है ट्रिटियम, ये हो जाता है हमारा ट्रिटियम, ठीक है ना। तो जो 1H1 1H2 और 1H3 ये तीनों समस्थानिक हो जाते हैं। अगर बात की जाए प्रोटियम जो है इसमें बताओ न्यूट्रॉन कितनी होते हैं हमारे, तो बेटा एक फॉर्मूला तुम्हें बताया ना, A बराबर P+N, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, जहां जहां A क्या है, A द्रव्यमान संख्या है तुम्हारी, A क्या है तो कहोगे सर A हमारी द्रव्यमान संख्या है, और P क्या है तो कहोगे प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉनों की संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या है, ठीक है ना। और A हो गया, P हो गया। अगर N की बात करें तो N क्या है तो कहोगे सर N हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या है, N हमारी क्या है तो कहोगे सर N हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या है, N हमारी क्या है तो N हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या है। ये बात तो समझ में आ गई ना। अगर यहाँ से हमें N निकालना पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, A माइनस P, अब P क्या होता है तो P होता है Z बराबर P बराबर E, Z बराबर P बराबर E, मतलब जिसमें उसके जितने परमाणु क्रमांक संख्या होगी उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ से ये तो कर सकते हो ना भैया, देखो यहाँ से अगर देखो A की संख्या 1 माइनस 1 तो N कितने, यहाँ पर 0 न्यूट्रॉन हो गए, यहाँ पर कितने हो गए 0 न्यूट्रॉन, यहाँ देखो 2 माइनस 1 यानी 1 न्यूट्रॉन, और ट्रिटियम में 2 पूछा जाएगा, अभी पूछा भी गया था कि बताओ ट्रिटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती, तो कहोगे सर 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ड्यूटीरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन होते हैं। तो आपसे कह रहा कि बताओ ट्रिटियम किसका समस्थानिक है, तो कहोगे सर ये हमारा हाइड्रोजन का समस्थानिक हो जाता है। ये किसका समस्थानिक हो जाता है, हाइड्रोजन का। और इस हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो इस हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी बेटा, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है
ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से क्यों का, यहाँ से आपको एक न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है, तो इसलिए बेटा ये आपको याद ही करना है, ठीक है ना, इसलिए तुम्हें याद करना है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। कह रहा कि बताओ भारी जल जो होता है परमाणु रिएक्टर में उपयोग होता है कूलेंट, मॉडरेटर, या कूलेंट और मॉडरेटर दोनों, और ना तो कूलेंट ना तो मॉडरेटर। तो ध्यान रखना जो D2O है हमारा, D2O है यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड है जो हमारा, क्या है तो कहोगे सर ड्यूटीरियम ऑक्साइड जो है हमारा, यानी भारी जल जो है हमारा सर, क्या है भारी जल जो है, इसका आणविक द्रव्यमान 20 होता है, इसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है तो कहोगे सर 101.4 डिग्री सेंट, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कितना हो जाता तो कहोगे सर इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो जाता है। पूछा क्या तुमसे, कह रहा कि बताओ भारी जल जो परमाणु रिएक्टर में उपयोग होता है वो क्या, तो कहोगे सर कूलेंट और मॉडरेटर दोनों में। किसमें, ये जो भारी जल होता है कहोगे सर कूलेंट और मॉडरेटर दोनों में। किसमें, कूलेंट और मॉडरेटर दोनों में। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों यानी सी में दिया गया है दोनों मॉडरेटर और कूलेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कह रहा बताओ भारी जल जो होता है वो जम जाता है, भारी जल जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है, 3.8 डिग्री सेल्सियस पे, 38 डिग्री सेल्सियस या माइनस का। तो ध्यान रखना जो भारी जल है आपका कौन सा, D2O जो है ये बेटा अगर कहा जाए किस पर जम जाता तो 3.8 डिग्री सेल्सियस पर, 3.8 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जम जाता है सेल्सियस पर, क्या होता है 3.8 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो इसका हिमांक होता है तुम्हें बताया था, इसका हिमांक कितना, इसका जो हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इसका जो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट होता है कितना, कहोगे सर 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना, 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका जो क्वथनांक होता है यानी बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और अगर साधारण जल की बात कर लें, मतलब जो अपना नॉर्मल वाटर होता है, जो अपना साधारण जल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसका कितना होता है, नॉर्मल जल का जो होता है ये हो जाता है। तो कह क्या रहा तुमसे किस पर, तो इसलिए हिमांक कितना होता है 3.82, तो इस पर क्या हो जाता है, इस पर ये जम जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बेटा आज के हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे जो आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। मतलब केमिस्ट्री अगर आप दोगे तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेगा। जितने भी फैक्ट्स बन सकते थे सारे के सारे फैक्ट्स मैंने आपको लिखाए हैं, ठीक है। एक बार आप सभी लोग क्लास को शेयर जरूर किया करो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, सबके पास तक ये क्लास आपका पहुंचाने का काम बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ाई मिलती रहेगी और आप सभी लोग क्लास को शेयर करते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं, कल इसी टाइम हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्वेश्चन से ही, ठीक है। तो थैंक यू।